हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बेसिकली ये डेमो लेक्चर है फॉर द मेंबर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन जो हमारा बटन है उसे अभी क्लिक किया है। सो ज्वाइन बटन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप मेंबर्स बन जाते हैं एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी के। हमने क्या रखा है, इसके अंदर एक नया टूल लेके आए हैं एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीडिंग करवाऊंगी प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेन जो है टॉपिक जो है उसको समझेंगे एनसीईआरटी की हेल्प से। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के एज वेल एज क्लास 12th के। सो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैम जैसे कि 89 रुपीज़ पर मंथ है, आपने देखा होगा जब आप भरने लगते हैं उसको फिल करने लगते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद तो ऑप्शन आता है 89 रुपीज़ पर मंथ, और वो क्या होता है भी आपसे मतलब हर मंथ वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था भी हमें एक डेमो दे दीजिए ताकि हमें पता चले भी आप लेक्चर्स में करवाएंगे क्या। सो डेमो लेक्चर में लेके आई हूँ, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या है कि जो स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन करेंगे सिर्फ वही ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। जैसे अभी तो मैं सबके लिए विजिबल कर रही हूँ सो दैट आपको पता चले भी हम क्या करेंगे, कैसे कवर करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी। तो एक आपको मतलब मैं कहूँ भी एक छोटा सा क्विक व्यू मिल जाएगा उसका। अब हम हमारा जो टॉपिक है, जो डेमो क्लास है क्लास 11th का और क्लास 12th का, उसको शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th का जो डेमो क्लास आज मैं लेके आई हूँ, पर्टिकुलरली कोई भी एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलेंगे, 1 आवर के लेक्चर्स होंगे, उसमें तो हम बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज से शुरू करेंगे। लेकिन जो अभी का वीडियो लेक्चर है ये हम एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम शुरू कर रहे हैं। पहले आपको क्लास 11th की वीडियो देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको क्लास 12th के लिए डेमो लेक्चर देखने को मिलेगा। सो अगर क्लास 12th के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो वो 11th का स्किप करके अपनी क्लास का भी देख सकते हैं, और क्लास 11th की देखना चाहते हैं तो वो अपना देखकर वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहला क्वेश्चन राइज करता है भी फॉर्मूला जो वर्ड्स हमें 2 बार देखने को मिल रहे हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी एक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 फॉर्मूलाज लिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या किसी ने सुना है? हाँ जी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखो मैं आपको खुद से कुछ बताऊँगी उस टॉपिक के बारे में, फिर हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे और फिर आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बोला भी कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। आप चाहे तो ना, जैसे अब मैं एनसीईआरटी यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, नोट करवा रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोलिए, साथ साथ उसके अंदर नोट करते रहिए, एरो डालिए, नोट करिए, बॉक्स बनाइए, नोट करिए, जो कंफर्टेबल मेथड आपको लगता है। एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी बुक होती नहीं है तो उनको प्रॉब्लम है भी मैम हमने अभी ली नहीं है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे मैं जितने भी देर का लेक्चर होगा उसमें जो जो टॉपिक कवर होगा वो पीडीएफ यानी कि वो उस पेज की क्लिप्स जो हैं आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर 11th एज वेल एज फॉर 12th। तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो और साथ साथ रीड कर सकते हो, है ना। अब देखो ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैं अगर कहूँ भी इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, इसमें कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, 6, 12 और 6 में क्या कॉमन निकल सकता है, ऑब्वियसली 6 निकल सकता है। तो अगर मैं सबको 6 से डिवाइड करती हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, C1, मतलब 6 को 6 से किया तो 1 आ गया, C1 हो गया। 12 को 6 से किया तो क्या आएगा, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 2 से 12 होता है तो H2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 से डिवाइड किया। 6 को 6 से फिर से किया तो 1 आ गया, यानी कि C1H2O1। ठीक है, तो अब ये क्या हुई, इसकी सिंपलेस्ट रेशो हुई स्टूडेंट्स, ये क्या हुई, इसकी सिंपलेस्ट रेशो हुई, राइट। और ये क्या चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है भी कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको मैं कितना डिवाइड करूँ भी ये इस फॉर्म में आ जाए, भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं। एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी। इसके बाद तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ना, 1 के बाद इसको और किससे डिवाइड करेंगे,
है ना। 1 तो सबसे कम नंबर है, 0 तो होता ही नहीं है, चलो 1 तो है ना, सबसे कम है। तो इसके बाद तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये सिंपलेस्ट रेशो है। तो वो कहता है एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को डिफाइन करता है ऑफ वेरियस एटम्स। एटम्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इन अ कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में? ग्लूकोज कंपाउंड में। वेयर एज, अब आप देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? ऐसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को डिफाइन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में भी जो वेरियस एटम्स है उनकी कम से कम सिंपल से सिंपल रेशो क्या हो सकती है। क्लियर है? अब आगे देखिए, वेयर एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है। इस कंपाउंड में, ग्लूकोज के कंपाउंड में जो ये एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप बता सकते हो कितने हैं? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है। मतलब कि हमें क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है अभी कितने एटम्स है। जैसे कार्बन 6 है तो एग्जैक्ट नंबर पता चल गया, हाइड्रोजन 12 है तो एग्जैक्ट नंबर पता चल गया, ऑक्सीजन 6 है तो उसका एग्जैक्ट नंबर पता चल गया। तो जब हमें क्या है, एग्जैक्ट नंबर पता चलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी और एटम हो सकता है, उनका एग्जैक्ट नंबर जब डिफाइन करेंगे हम किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे वो क्या कहता है, होपफुली आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नॉन, अगर हमें मास परसेंट पता हो एलिमेंट्स का, मतलब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनका मास परसेंट अगर हमें पता है कंपाउंड का, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज डिटरमाइंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फर्दर ऑब्टेन कर सकते हैं इफ द मोलर मास इज नॉन। अगर हमें मोलर मास पता होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। देखो क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको मैं सारे बेस को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना बहुत ही आसान बात है। अब देखो एक और चीज़ अभी इसने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई है भी, अगर आपको मास परसेंटेज पता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे, और अगर आपको मोलर मास पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल पाओगे। और एक और चीज़, अगर आपको ये पता है तो ये आ जाएगा, ये पता है तो ये निकाल सकते हो। अब इसके बाद फर्दर तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू होता है। तो जैसे कि मैंने आपको डेमो देना था, तो मैंने आज का वीडियो लेक्चर में आपको जस्ट एक रिव्यू दिया है भी मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में हल्की फुल्की डिटेल दूंगी भी, हाँ जी ये टॉपिक होता है, कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप उसे समझ सकेंगे। अब जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो हम डेफिनेशंस को बहुत क्लियरली समझ पाए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी भी इन्होंने कैसे किया है। उससे पहले मैं बताऊँगी भी हाँ कैसे करते हैं, ताकि अगर किसी ने मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझाए, ग्रीन बोर्ड पर समझाए, वो नहीं भी देखे तो कोई इशू ना हो। सिर्फ एनसीईआरटी से ही मैं आपको टॉपिक बहुत ईजिली समझा पाऊँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई इसमें एनरोल करना चाहता है, कोई जो हमारा जो ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन मतलब क्लिक करके हमारा जो ये कह सकते हैं एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी वाला एक नया जो मैंने कंसेप्ट लेके आई हूँ, इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो वो मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपीज़ पर मंथ आपकी ये स्कीम है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 2-3 बेनिफिट्स और देखने को मिलते हैं जो आप बहुत ईजिली ले सकते हो। जैसे जब भी अपलोड होगा, तो जैसे शाम को अगर अपलोड हो रहा है तो सुबह आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी। प्लस ये सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए विजिबल होगा एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी जिन्होंने ज्वाइन बटन को क्लिक किया है और वो उसका एक मेंबर बन चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स इसको नहीं देख सकते। सो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप इजीली कर सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, अब ये तो था क्लास 11th का। अब हम देखेंगे क्लास 12th का। तो क्लास 12th को तो डबल बेनिफिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th को क्या है भी, अगर वो इसमें एनरोल करते हैं तो अगर वो नीट की तैयारी करे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट की, जिपमर की, एम्स की, जेई की, है ना, कोई भी इंजीनियरिंग का या मेडिकल का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें वो प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको ये बेनिफिट होगा भी, क्लास 11th का तो मिल ही रहा है एनसीईआरटी, क्लास 12th का भी मिल रहा है। दोनों क्लासेस की वो एनसीईआरटी को मेरे साथ कवर कर सकते हैं। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 12th का जो हमारा डेमो लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर पे बेस्ड है।
क्लास 12th का टॉपिक। मैंने क्लास 12th का जो टॉपिक उठाया है वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर से, और मैं यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। भाई यूनिट सेल कितनी तरह के हैं तो ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में समझा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाया है जो आप इजीली समझ पाएंगे भी, हाँ जी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी देखा है स्टूडेंट्स अभी तक ये वीडियो लेक्चर, तो टेंशन की बात नहीं है, फिर और अच्छा लगेगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। बिना लेक्चर सुने आप सीधा एनसीईआरटी मुझसे समझ रहे हैं और वो आपको क्लियर भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, आपको बताऊंगी भी एक यूनिट सेल क्या होता है, उसके बाद हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रीड करेंगे और उससे मैं समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है व्हाट इज अ यूनिट सेल। बात ये होती है यूनिट सेल होता क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वैसे तो यूनिट सेल का एग्जाम्पल अगर मुझे लेना हो तो मैं ये भी कह सकती हूँ भी, आपने छोटे होते एक क्यूब्स वाली गेम होती है ना, ऐसे ऐसे हम करते हैं क्यूब्स को डिफरेंट कलर्स वाली, तो एक छोटा क्यूब जो होता है उसके अंदर वो होता है यूनिट सेल। मतलब एक क्यूब को बार बार रिपीट करने से जब एक बड़ा क्यूब बन जाएगा तो वो कहलाता है लैटिस स्ट्रक्चर, और उसका एक जो छोटा स्ट्रक्चर जो इतने स्ट्रक्चर्स ज्वाइन करने से बनता है वो होता है यूनिट सेल। देखो कैसे, जैसे आपको ये एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, ये एक ही है, ये मेरा यूनिट सेल है। अगर मैं ऐसे बार बार और ज्वाइन कर दूं, आप देखो मैं एक और ज्वाइन कर रही हूँ, अब मैंने एक और कर दिया है, ऐसे ही मैं नीचे ज्वाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इधर, आप देख सकते हो बहुत ईजिली, तो ये आपको बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ कितने सारे यूनिट सेल ज्वाइन कर दिए। ये एक था, ये देखिए ये एक था, ये मैं इसको शेड कर देती हूँ। ये एक को बार बार रिपीट करने से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही बहुत बड़ा बना सकते हैं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे बनता है, जब एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। सिमिलरली अगर इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करूंगी तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ा सा लैटिस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये यूनिट सेल क्या कहलाता है, यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है विच ऑन रिपीटिशन फॉर्म्स अ बिग स्ट्रक्चर, फॉर्म्स अ बिग लैटिस। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यूनिट सेल तो मैंने बता ही दिया है। अब यूनिट सेल को स्टूडेंट्स हम टिपिकली 2 कैटेगरीज में डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला आता है प्रिमिटिव और सेकंड आता है सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। 2 तरह के यूनिट सेल आपको देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल यहाँ मैं दोबारा से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, जब भी कोई स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो ये इस लाइन के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ एरो लगाइए ऐसे और इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, ताकि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी की तो आपको लाइन टू लाइन ना समझ आ जाए। हिंदी में भी लिखो, पंजाबी में भी लिखो, मतलब इंग्लिश में भी लिखो, जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें ऐसे ब्रैकेट लगाओ और लिखो, ताकि आपको वो और अच्छे से समझ आए। तो जैसे मैंने बोला, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स देखो कौन से होते हैं, ये होता है कॉर्नर, एक ये होता है, एक ये होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सिर्फ, तो वो यूनिट सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये कैसा यूनिट सेल कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है इस यूनिट सेल के। क्लियर है पक्का। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट टाइप, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी साथ में किसी और पोजीशन पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर। कॉर्नर के साथ साथ और भी किसी जगह पर मिलते हैं, इट इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। वो कहलाएगा एक सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब अगर अकेला आपको कहीं पर देखने को मिल जाए भी सिर्फ कॉर्नर पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं तो वो प्रिमिटिव है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशन पे भी कहलाएंगे तो वो होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन भी हो सकता है, मतलब एनायन और कैटायन, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वन दैट आर एट इट्स कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होना। कैसे, देखिए फिर से मैं दोबारा से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, यूनिट सेल ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब पहला काम हमारा क्या होता था, अभी कॉर्नर पर तो प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर हैं, तो कॉर्नर पर बना रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, पार्टिकल्स कॉर्नर पर ड्रॉ कर दिए ब्लू कलर से। अब बॉडी के सेंटर पर, यानी कि इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो ये कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो ये कौन सा था हमारा, ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। और ये बॉडी सेंटर्ड क्यों कहलाता है, क्योंकि कॉर्नर्स पर भी है और बॉडी के सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। Such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face. हर फेस के सेंटर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, besides the ones that are at corners. कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर पर भी। देखिए फेजेस क्या होते हैं, पहले आपको इसमें ही फेस समझाती हूँ। ये आगे वाला एक फेज है, ये देखो, ये पीछे वाला एक फेज है 2, ये साइड वाला एक फेज है 3, ये साइड वाला एक फेज है 4, एक ऊपर फेज है 5 और एक नीचे फेज है 6। तो टोटल 6 फेजेस हैं। अब पहले हम यूनिट सेल बनाएंगे। ये देखो ये एक फेज है, जैसे ये एक और फेज है, जैसे अब मैं ज्वाइन करूंगी तो देखो ये एक साइड वाला फेज, एक ये साइड वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। पहला काम है भी कहाँ पर पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर्स पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरा काम है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पर। तो ये जो पीछे वाला फेज है ये इसका सेंटर, ये साइड वाला फेज है ये इसका सेंटर, ये वाला साइड वाला फेज है इसका सेंटर, आगे वाले फेज का सेंटर पर, ये ऊपर वाले फेज के सेंटर पर और ये नीचे वाले फेज के सेंटर पर। तो अगर पार्टिकल्स फेस के सेंटर पर मिलेंगे और कॉर्नर्स पर मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आती है लास्ट टाइप जो आती है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल की, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो स्टूडेंट्स, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हमें क्या स्टेट करना चाहता है, इन सच अ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेजेस। कोई भी 2 ऑपोजिट फेजेस में, देखिए डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने यूनिट सेल बनाया, कोई भी 2 ऑपोजिट, ऊपर वाली ले लेते हैं एक और एक नीचे वाली ले लेते हैं। अगर जो पार्टिकल्स हैं एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली के फेस के सेंटर पर, 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पर और कॉर्नर्स पर मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। भी कोई भी 2 ऑपोजिट फेस, चाहे ऊपर नीचे साइड वाले या फिर आमने सामने वाले, किसी भी 2 ऑपोजिट फेसेस पर पार्टिकल्स मिलेंगे और साथ ही साथ कॉर्नर्स पर मिलेंगे, तो वो होगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो है +2 क्लास का देखा भी यूनिट सेल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए डबल बेनिफिट है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और अगर अब कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी मेंबर की टीम में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट तरीका जो है जस्ट मैं अभी दिखाने लगी हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने अभी तरीका देखा होगा स्क्रीन के ऊपर भी, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट सब्सक्राइब के साथ है। आप बस उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा एंड आप मेंबर बन जाएंगे। याद रखिएगा आपको वीडियो जो है इसकी ट्यूसडे को और फ्राइडे को मिलेगी। 1 आवर का वीडियो लेक्चर होगा। ऐसा नहीं है भी एक ही टॉपिक कवर होगा, 1 आवर में जितना कवर होता होगा मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगी, लेकिन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।